अभय सिंह पूरी तरह से तबाह हो गया था। जागने पर उसने पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है और एक सम्राट का जीवन जी रहा है, जिसका नाम, उम्र और रूपरंग उसके जैसा ही था। यह सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन यह दुनिया अनगिनत देशों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भरी हुई थी। वहां बहुत सारे देश थे जो अपने हितों की खातिर तलवारें और भाले चलाते थे, लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते थे। वहां बहुत से विशेषज्ञ थे जो अपने उच्च कौशल और विचित्र स्वभाव के कारण, यदि वे आपसे नापसंद करते तो आपका सिर कलम करने के लिए तैयार रहते थे। इस दुनिया में राजवंशीय परिवर्तन चिंताजनक आवृत्ति के साथ हुए। कुछ आंकड़ों से पता चला है कि इन देशों में हर 20 साल में शासक वर्ग बदल जाता है। राज्य के मुखिया के रूप में सम्राट की मृत्यु प्रायः दफनाने के लिए स्थान के बिना ही हो जाती है। एक छोटे से राज्य का नवसिंहासनधारी सम्राट होने के नाते वह पहले से ही इस तरह के संकट का सामना कर रहा है। विदेशों में प्रमुख राष्ट्र किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए तैयार होकर देखते और प्रतीक्षा करते रहते हैं। घरेलू स्तर पर प्रभावशाली कुलीन परिवार अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को नियंत्रित करते हैं तथा नागरिकों की संपत्ति को लूटते हैं। बाहरी सैन्य दुनिया में जंगल के डाकू पहाड़ों पर अपना दावा करते हैं तथा हत्या और लूटपाट में संलग्न रहते हैं। दरबार में विश्वासघाती और चापलूस अधिकारी थे जो राजकीय मामलों को नियंत्रित करते थे, जो बाहर से आज्ञाकारी थे लेकिन अंदर से विद्रोही थे तथा युवा सम्राट को नीची नजर से देखते थे। यह शुरुआत सचमुच बहुत कठिन थी। एकमात्र सांत्वना यह थी कि उसके दिवंगत तथाकथित पिता ने उसके लिए कुछ शक्ति छोड़ी थी, अन्यथा वह भागने के बारे में सोचता। तभी अभय सिंह के दिमाग में एक आवाज गूंजी। अभय सिंह! बधाई हो, खिलाड़ी, आपका एम्पायर सैंडबॉक्स गेम अब ऑनलाइन है। यह क्या है? अभय के विचार हिल गए और जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। अभय को सुखद आश्चर्य हुआ। यह वास्तव में एम्पायर सैंडबॉक्स गेम है जिसे मैंने ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले खेला था, और यह मेरे साथ ट्रांसमाइग्रेट हुआ, यहां तक कि म्यूटेशन भी हुआ। मेरी गोल्डन फिंगर आ गई है। हाँ, TLN गोल्डन फिंगर धोखा है। यह एक सैंडबॉक्स गेम है जहां खिलाड़ी राष्ट्रीय संसाधनों को उचित रूप से जुटाकर और आवंटित करके अपने देश का विकास और सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। उनके देहांतरण के बाद एक उत्परिवर्तन हुआ जो वास्तविकता में प्रक्षेपित हुआ। कार्य मोटे तौर पर वही रहे, लेकिन एक और विशेषता जोड़ी गई। राष्ट्र जितना मजबूत होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। अभय सिंह! खिलाड़ी, आपकी वर्तमान पहचान जिया साम्राज्य के सम्राट की है। क्या आप वर्तमान राष्ट्र जिया साम्राज्य से जुड़ना चाहेंगे? अभय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अभय सिंह! बाइंडिंग सफल रही। खिलाड़ी की ताकत अब जिया किंगडम की राष्ट्रीय शक्ति के साथ तालमेल बिठाएगी। इनाम, इन्नेट रियल्म ट्रू क्यूई लेवल ताकत। एक पल में अभय के शरीर में एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। अभय की ताकत तेजी से बढ़ी, सैकड़ों गुना बढ़ गई, अर्जित बाधा को तोड़ दिया और सहज क्षेत्र का एक मजबूत अभ्यासी बन गया। अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए लिन बेईफान बेहद उत्साहित था। मैं अब एक जन्मजात गुरु हूं। हा, यह दुनिया साधना स्तरों को 4 प्रमुख क्षेत्रों और 10 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। अर्जित क्षेत्र, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी। जन्मजात क्षेत्र, सच्चा क्यूई, सूक्ष्म क्यूई, शाही क्यूई। दिव्य क्षेत्र, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। शून्य पारलौकिकता क्षेत्र, सांसारिक अमर। उनमें से अधिग्रहित क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस दुनिया में मुख्य धारा हैं, जो 99% है। इन्नेट दायरे के मार्शल कलाकारों को पहले से ही शक्तिशाली और एक क्षेत्र पर हावी होने में सक्षम माना जा सकता है। वे आमतौर पर विभिन्न गुटों के संप्रदाय के नेता या वरिष्ठ स्तर के व्यक्ति होते हैं। यदि उन्हें शाही दरबार में रखा जाता तो वे हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम सेनापति होते। स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली हैं। एक अकेला व्यक्ति हजारों की सेना, यहां तक कि एक पूरे दुश्मन देश से भी मुकाबला कर सकता है। जहां तक शून्य पारलौकिकता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का प्रश्न है, वे ऐसी किंवदंतियां हैं जिनकी दूर से प्रशंसा की जाती है, लेकिन वे अप्राप्य हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभय सिंह को अब एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है।
यद्यपि उसके पास कोई महान मार्शल आर्ट कौशल नहीं है और वह अन्य इनेट पावरहाउस की तुलना में थोड़ा कमतर लगता है, फिर भी वह कुछ ही सेकंड में एक्वायर्ड रियल्म के मार्शल कलाकारों को आसानी से हरा सकता है। खतरे का सामना करने पर उसके पास लड़ने के साधन मौजूद हैं। अभय। खिलाड़ी की ताकत अब राष्ट्रीय शक्ति के साथ तालमेल बिठा चुकी है। भले ही राष्ट्रीय शक्ति कम हो जाए, लेकिन खिलाड़ी की ताकत कभी कम नहीं होगी। कृपया कड़ी मेहनत जारी रखें। यह बहुत अच्छा है। अभय ने संतोष में सिर हिलाया। उन्हें सबसे अधिक भय इस बात का था कि राष्ट्रीय शक्ति के पतन के साथ साथ उनकी अपनी शक्ति भी कम हो जाएगी। लेकिन अब उसे किसी भी चिंता से बचाने के बिना वह अपना पूरा आनंद ले सकता है। तभी अभय के दिमाग में एक विशाल 3D मॉडल उभर आया। यह उस देश का सैंडबॉक्स था जहां वह रहता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी से लेकर मानव दुनिया तक सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यदि आवश्यक हो तो वह नजदीक से देखने के लिए जूम इन कर सकते थे, जिससे व्यक्तियों के चेहरे की प्रत्येक विशेषता अत्यंत बारीकी से दिखाई देती थी। सैंडबॉक्स के नीचे विस्तृत जानकारी का एक अनुभाग था। एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 320,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 80,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 30.5 मिलियन टैल, 1 लौह खदान, 1 कोयला खदान, 1 तांबा खदान। जनसंख्या 3.22 मिलियन। धनी लोग 1%, आम लोग 18%, गरीब लोग 71%। सैन्य शक्ति 300,000, 2 इनेट स्तर के विशेषज्ञ, 200 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 345, लघु राज्य स्तर। नोट: चूंकि खिलाड़ी का देश छोटे राज्य स्तर पर है, इसलिए एम्पायर सैंडबॉक्स शुरुआती स्तर के रूप में है और खिलाड़ी केवल भूमिगत संसाधनों को जुटा सकता है। जैसे जैसे देश का स्तर बढ़ता है, एम्पायर सैंडबॉक्स की क्षमताएं धीरे धीरे अनलॉक हो जाएंगी। अभय ने आश्चर्य से कहा, यह सुविधा अद्भुत है। यह मुझे पूरे देश पर नजर रखने की अनुमति देती है। शाही महल से बाहर निकले बिना मैं दुनिया में होने वाली हर चीज के बारे में जान सकता हूं। विचारों में खोए हुए उसने सोचा कि इस धोखे का उपयोग कैसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए किया जाए। उसी समय एक बूढ़ा हिजड़ा लोगों के एक समूह के साथ अंदर आया और धीरे से पुकारा, महाराज, सुबह के न्यायालय सत्र के लिए तैयार होने का समय हो गया है। उठने का समय हो गया है। यह बूढ़ा हिजड़ा, जिसका उपनाम लियू था, लियू हिजड़े के नाम से जाना जाता था और वह इनने ट्रू क्यूई स्तर का मास्टर था। उसके साथ बेटे जैसा व्यवहार किया जाता था और वह उसके दिवंगत नाममात्र के पिता द्वारा उसके लिए छोड़ी गई सुरक्षा शक्ति थी। बहुत अच्छा, मैं उठूंगा। अभय सिंह उठ गया, नहाया, अपने ड्रैगन रोब में बदल गया और फिर अदालत में चला गया। महामहिम को नमस्कार। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरी वफादार प्रजा, अपना सिर ऊपर उठाओ। धन्यवाद, महाराज। अभय सिंह उदासीन भाव से नागरिक और सैन्य अधिकारियों को देख रहा था। उनमें से प्रत्येक के अपने गुप्त उद्देश्य थे, जिनका उद्देश्य युवा सम्राट के रूप में उसके अधिकार को कमजोर करना था। वह केवल 2 व्यक्तियों पर भरोसा कर सकता था, वर्तमान प्रधानमंत्री शिवेश और ग्रैंड जनरल चारुमत। वे उसके दिवंगत पिता के शब्दबद्ध भाई थे, सगे भाई बहनों की तरह करीबी, जो उसकी सहायता के लिए पीछे रह गए थे। इन दोनों वफादार मंत्रियों ने राहत और संतुष्टि के भाव के साथ ड्रैगन सिंहासन पर बैठे लिन बेईफान की ओर देखा। यदि रिपोर्ट करने लायक कोई मामला है तो अभी बोलें, यदि नहीं तो अदालत बर्खास्त कर दी जाएगी। नपुंसक लियू ने घोषणा की, महाराज, इस मंत्री के पास एक रिपोर्ट है। मो साम्राज्य से दूत आपसे मुलाकात करने आए हैं, अनुष्ठान मंत्री ने जोर से पुकारा। अदालत में उपस्थित नागरिक और सैन्य अधिकारियों के चेहरे बदल गए और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मो किंगडम एक ऐसा देश है जो जिया किंगडम की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसे भी एक छोटा राज्य माना जाता है, लेकिन इसकी व्यापक ताकत जिया किंगडम की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव और झड़पें होती रहती हैं, जिससे सीमा पर तनाव बहुत बढ़ जाता है। अभय सिंह अभी अभी गद्दी पर बैठे थे और राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी। इस समय उनका आना निश्चित रूप से गलत इरादे का संकेत था। अभय सिंह ने शांत भाव से कहा, उनके प्रवेश की घोषणा करें। TLN,
मुझे लगता है कि सारांश वास्तव में उसकी क्षमताओं को ठीक से नहीं समझाता है। यहां उसकी सिस्टम क्षमताओं का एक सरल विवरण दिया गया है। मूल रूप से, एक सम्राट के रूप में, एमसी के पास एक सुपर ओवरपावर्ड क्षमता है जो एक शासक के लिए सभी घरेलू संसाधनों को जुटाने और उन्हें आवंटित करने के लिए एकदम सही थी। उदाहरण के लिए, वह अपने सिस्टम का उपयोग करके दक्षिण से उत्तर की ओर लोहे की खदान जैसे संसाधनों को स्थानांतरित कर सकता है। इसीलिए यह उल्लेख किया गया था कि मो किंगडम द्वारा लोहे की खदान पर कब्जा करने के बाद यह ढह गई, जिसमें 200,000 सैनिकों की सेना दफन हो गई और ग्रैंड जनरल की खाद्य आपूर्ति हवा में गायब हो गई। उनकी सेना राजधानी शहर के रास्ते में भूख से मर गई, कभी युद्ध में नहीं जा सकी। वह वही था जिसने अपने सिस्टम का उपयोग करके खाद्य आपूर्ति को आगे बढ़ाया।